हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फाइनल ईयर का केमिस्ट्री का पेपर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो कि बहुत ही टफ टॉपिक है। लेकिन मैं इस टॉपिक को बहुत ही इजी टाइप से इसमें समझाने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल इन डिटेल। इसकी प्रिंसिपल आपको डिटेल में लिखने हैं। एंड आल्सो एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, साथ ही साथ आपको इसकी एप्लीकेशंस लिखनी है, यानी कि इसका क्या यूज़ है आपको ये लिखना है। और ये एग्जाम में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग में कई बार आ चुका है। ये 2016 और 2019 में भी आया था और शॉर्ट में 2020 में भी आया था। तो चलिए आगे का मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर। किसी कंपाउंड के एटम के न्यूक्लियस द्वारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो वेव्स का एब्जॉर्प्शन होता है। आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो वो एटम से मिलकर बनता है, ठीक है, छोटे छोटे एटम से मिलकर एक कंपाउंड बनता है। और हर एक एटम के अंदर आपको ये भी पता है कि हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कंपाउंड के एटम के न्यूक्लियस में, कंपाउंड के एटम के न्यूक्लियस द्वारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो वेव्स का एब्जॉर्प्शन होगा। जब न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे तो मूव करने से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो वेव्स का एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन के कारण न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन की दिशा में होने वाला चेंज है, यानी कि स्पिन आपको पता है ऐसे और ऐसे होते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस स्पिन की दिशा में होने वाला चेंज है जिसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं, यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट प्रिंसिपल है, यदि किसी प्रोटॉन को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो प्रोटॉन स्पिनिंग करने लगते हैं। जब हम किसी प्रोटॉन को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें तो प्रोटॉन स्पिनिंग करने लगते हैं और उनकी स्पिनिंग से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड, उनकी जो स्पिनिंग से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर वाली यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति दो ओरिएंटेशन देती है, जिसमें से वो सिर्फ एक को ही एब्जॉर्व कर सकता है। जब प्रोटॉन स्पिनिंग करेंगे तो वो एक्सटर्नल फील्ड की तरफ दो ओरिएंटेशन देते हैं जिसमें से वो सिर्फ एक को ही एब्जॉर्व कर सकता है। एक ओरिएंटेशन एक्सटर्नल फील्ड की दिशा में होती है जिसे करस्पॉन्डिंग ऑफ अल्फा स्पिन कहते हैं या फिर अल्फा स्पिन कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं, तथा दूसरा ओरिएंटेशन एक्सटर्नल फील्ड के प्रति अपोजिट दिशा में होता है जिसे करस्पॉन्डिंग ऑफ बीटा स्पिन कहते हैं या फिर बीटा स्पिनिंग कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपको कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रोटॉन है वो स्पिनिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये नीचे की दिशा में स्पिनिंग कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, उनकी रोटेशन कुछ इस तरह से हो रहा है, ये डायरेक्शन है कि इस दिशा में ये रोटेट कर रहे हैं। तो एक्सिस ऑफ स्पिन एंड इन मैग्नेटिक मूवमेंट, ये स्पिन की एक्सिस है कि ये इस एक्सिस में मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसे नॉर्मली भी दिखाया गया है कि ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहा है नीचे की दिशा में। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये S0 और यहाँ ये S0 का मतलब होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपकी स्पिनिंग में जो होने वाली होती है, यानी कि प्रोटॉन में होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है ये बाहर वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें से एक जो है वो एक्सटर्नल फील्ड की दिशा में है लेकिन दूसरा जो है वो एक्सटर्नल फील्ड की दिशा से बिल्कुल अपोजिट है।
और जो उसके फील्ड की तरफ है, एक्सटर्नल फील्ड की तरफ जिसका मुंह है वो है आपका अल्फा स्पिन, और जो एक्सटर्नल फील्ड की तरफ नहीं है उसका वो है बीटा स्पिन। यानी कि अलाइन विथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अल्फा स्पिन, और अलाइन अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बीटा स्पिन। स्पिन करने वाले प्रोटॉन के मैग्नेटिक रोटेशंस। प्रोटॉन के स्पिन की दोनों दशाओं की एनर्जी में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। जब ये दोनों स्पिन करते हैं तो दोनों दशाओं में बहुत ही कम डिफरेंस होगा, यानी कि अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, दोनों की एनर्जी लगभग सेम होती है। अल्फा स्पिन की अवस्था लो एनर्जी वाली व हाई स्टेबल होती है, वहीं बीटा स्पिन की अवस्था में अल्फा स्पिन की कंपैरिजन में हाई एनर्जी होती है। बीटा स्पिन में अल्फा स्पिन के कंपैरिजन में हाई एनर्जी होती है, लेकिन ये लो स्टेबल होता है। अल्फा स्पिन की एनर्जी लो तो होगी मगर ये हाई स्टेबल होगा, लेकिन बीटा स्पिन जो होता है इसकी एनर्जी तो हाई होती है लेकिन ये कम स्टेबल होता है, यानी कि अनस्टेबल होता है या लो स्टेबल होता है। प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन को स्टेबल अवस्था यानी कि अल्फा स्पिन से अनस्टेबल अवस्था बीटा स्पिन में लाने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड यानी कि PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी h न्यू एनर्जी के एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है। इसे जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो h न्यू एनर्जी पर डिपेंड करता है कि ये h न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि ये ओरिएंटेशंस बनेंगी, और PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसी ओरिएंटेशन से या इसी एब्जॉर्प्शन से होती है। प्रोटॉन को फ्लिप करने में यानी कि पलटने के लिए ज़रूरी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन द्वारा बताई जा सकती है। ये एक एक्सप्रेशन है जिसके द्वारा ये बताया जा सकता है कि कितनी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। तो डेल्टा E इक्वल्स टू 2 न्यू H0। इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है या PMR स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो PMR स्पेक्ट्रम को 1H NMR स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस से रिलेटेड प्राप्त होने वाला NMR स्पेक्ट्रम 1H NMR स्पेक्ट्रम या फिर PMR स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब ये 1H क्यों आया? 1H मतलब होता है हाइड्रोजन। अब आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, इसीलिए इसे 1H NMR कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस से रिलेटेड होने वाला स्पेक्ट्रम होता है। सिर्फ ये हाइड्रोजन में ही मिलता है। यह किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के दो स्पिन ओरिएंटेशन की एनर्जी के डिफरेंस को बता सकता है। अगर ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन में आपको पता है कि 2 स्पिन होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये 2 स्पिन ओरिएंटेशन देता है, एक अल्फा और दूसरी बीटा। तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी होती है उसके डिफरेंस को बताता है। ये आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है। इसमें आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड है वो है डाउन फील्ड डायरेक्शन यानी कि ये वाली, और जो राइट साइड है यानी कि वो है हाई फील्ड डायरेक्शन। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के करैक्टर और नेचर को प्रूव करने के लिए किया जाता है। एक सिंपल NMR स्पेक्ट्रम जो इन्फॉर्मेशन देता है वह स्पेक्ट्रम की फॉर्म में होती है। ये जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम की फॉर्म में होगी, इसीलिए इसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइड कराती है। ये कौन कौन सी डिटेल्स प्रोवाइड कराती है ये मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ। फर्स्ट है, ये सैंपल में प्रेजेंट एटम के टाइप्स को बताता है। ये सैंपल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ये बताता है। एटम्स के रिलेटिव अमाउंट के बारे में बताता है। ये सैंपल की प्योरिटी और कंपोजिशन के बारे में भी बताता है।
मॉलिक्यूल में एटम की लोकेशन को डिटरमाइन करने में भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम लैब में काम करते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं उसमें जब केमिकल्स का यूज़ होता है तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेडिसिन्स में ये MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से भी रिलेटेड है। आपको पता है कि मेडिकल फील्ड में MRI किया जाता है, उससे भी ये रिलेटेड होता है, वो इसी टेक्निक के द्वारा किया जाता है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, अदरवाइज़ इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। यहीं पर आकर आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैम मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं आपको उसके नोट्स जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।